Hello dear students, welcome back to my channel. This is Ruksar madam. So I am here with a part 2 of chapter 1, Arrival of Europeans in India. So let's continue the chapter, but before I continue the chapter, I suggest you, if you haven't watched my first part of chapter 1, Arrival of Europeans in India, so you must watch it. That is available in my channel, okay. Now let's continue the chapter, rest of the chapter. But before that, let's revise what earlier we have studied in first part. We seen that how the Britishers, French and Dutch people arrived in India, and how their rule came to end, and which two companies, East India Company and French East India Company, emerged into the competition, and who in the battle, who proved itself to be a winner. Now here the next topic comes for us, 1.5, that is available on page number 4 of your textbook. So whenever I am reading, tap your finger on your textbook, because I am going to explain you the content line by line, okay. The expansion of British rule between 1757 CE and 1857 CE, okay. The expansion यानी ब्रिटिश रूल इंडिया में किस तरह से फैल गया 1757 CE में and 1857 CE में. Now above mentioned map, you can see the maps. इंडिया 1797 में जो ब्लू मार्क है मैप के अंदर वो ब्रिटिश रूल है. अर्लियर 1797 में ब्रिटिश रूल इंडिया में इतनी जगह पर ही था, दैट इज इन बनारस, कोलकाता, हैदराबाद, एट सम प्लेसेस. देन आफ्टर सी द नेक्स्ट मैप, इन 1840 ब्रिटिश रूल एक्सपांड हुआ. पहले से जो 1797 में था उससे थोड़ा एक्सपांड हो गया, फैल गया. देन आफ्टर यू कैन सी अनदर मैप, थर्ड वन मैप. 1857 में ब्रिटिश ने काफ़ी जगह कवर कर ली थी इंडिया में, जहाँ पर अपना ट्रेडिंग एक्सपांड किया और अपना रूल एक्सपांड कर लिया. दैट इज गिवन इन 1.5, द एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश रूल बिटवीन 1757 एंड 1857. किस तरह से ब्रिटिश के रूल का एक्सपांशन यानी ब्रिटिश रूल कैसे फैल गया इंडिया में, ओके. लेट्स सी लाइन बाय लाइन. By this time, the East India Company was in the race to earn more and more money. Now, in this time, East India Company रेस में थी. वो सोच रही थी किस तरह से पैसा अर्न किया जाए इंडिया में से, ठीक है. एज पर द ऑर्डर पास्ड इन बंगाल, अर्लियर वी हैव सीन कि व्हाट वाज द ऑर्डर पास्ड इन बंगाल. कंपनी गॉट द परमिशन for trading without paying any tax. So as per the order passed in Bengal, only the company availed the benefit of the tax free trading. तो कंपनी को क्या मिला था, टैक्स फ्री ट्रेडिंग करने की परमिशन मिल चुकी थी. तो हाउएवर, और उसी के कंपनी को परमिशन मिली तो उसी के साथ कुछ क्या थे, हाउएवर मैनी ऑफिसर्स हु वर एंगेज इन प्राइवेट ट्रेड डिड नॉट पे द टैक्सेस एज वेल. जो प्राइवेट ट्रेडर्स थे जो एंगेज हुए थे इंडिया में ट्रेडिंग के लिए, तो उन्होंने भी टैक्स पे करना बंद कर दिया. एज ए रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या आया, द इनकम जनरेटेड फ्रॉम द टैक्स कलेक्शन इन बंगाल रिड्यूस, विच इन टर्न वॉज अपोज बाय द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान. नाउ टैक्स पे नहीं हो रहा था. देन व्हाट वाज द आउटकम, तो बंगाल में जो इनकम जनरेटेड हो रही थी टैक्स के थ्रू वो सडनली क्या हुई, रिड्यूस हो गई. और उसका अपोज किसने किया, नवाब ऑफ बंगाल. कौन थे उस वक्त, मुर्शिद कुली खान नवाब ऑफ बंगाल थे, ठीक है. तो जो टैक्स कलेक्शन से इनकम आ रही थी वो आना बंद हो गई और टैक्स कलेक्शन जो आ रहा था वो रिड्यूस हो गया था. दिस dispute kept on recurring even during the time of अलीवर्दी खान. और सेम डिस्प्यूट जो जिस चीज़ का अपोज मुर्शिद कुली खान ने उठाया था, सेम डिस्प्यूट कब तक चलता रहा, अलीवर्दी खान के टाइम पीरियड में भी चल रहा था, ठीक है. देन आफ्टर अलीवर्दी खान, हिज सन, अलीवर्दी खान के बाद
बंगाल के नवाब सिराज उद दौला उन्होंने चार्ज लिया, वो बंगाल के नवाब बने। ही गॉट इन्वॉल्व इनटू ए मेजर बैटल विद द ब्रिटिश, और इसी डिस्प्यूट को लेकर सिराज उद दौला की मेजर बैटल हुई किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट विच वन बैटल इज दैट। ओके, बैटल ऑफ प्लासी। द बैटल ऑफ प्लासी is done between Britishers and Siraj ud Doula regarding the opposition of tax, because the Britishers are not paying their tax. Let's see in detail. Siraj ud Doula became Nawab of Bengal in the year 1756. Now Siraj ud Doula, who is the son of Ali Vardi Khan, he took the charge in Bengal as a Nawab. तो वो कब नवाब बने बंगाल के? 1756 में। He had overwhelming influence over the Britishers. Now ब्रिटिशर्स पे सिराज उद दौला का काफ़ी प्रभाव पड़ा, क्योंकि जब वो नवाब बने उन्होंने चार्ज टुक किया बंगाल का, तो ब्रिटिशर्स के ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ सिराज उद दौला का। The British helped the competitors of Siraj ud Doula by conspiring against him so that he would not remain on the throne of the Bengal. Now अब वो सिराज उद दौला का इन्फ्लुएंस हो रहा था ब्रिटिश की ट्रेडिंग पे, सो ब्रिटिश लोग नहीं चाहते थे, दे डोंट वांट एनी मोर के सिराज उद दौला नवाब रहे बंगाल का, ठीक है, क्योंकि वो उनके ट्रेड में इंटरप्ट कर रहे थे। सो उन्होंने क्या किया ब्रिटिश ने? So the Britishers helped the competitors of Siraj ud Doula by conspiring against him so that he will not remain on the throne of the Bengal. So अब ब्रिटिशर्स को ऐसा था कि सिराज उद दौला बंगाल के थ्रोन पे ना रहे, इसलिए उन्होंने सिराज उद दौला के जो कॉम्पिटिटर्स थे उनके साथ मिलकर उनके अगेंस्ट कंस्पायरिंग मीन्स षड्यंत्र रचने की कोशिश की ताकि वो बंगाल के थ्रोन पर से हट जाए। There were frequent conflicts with the British merchants regarding payment of taxes. और फिर कंटिन्यूसली फ्रिक्वेंटली बहुत कंटिन्यू कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे कि क्या हो रहा था? Okay, the Britishers helped the competitors of Siraj ud Doula by conspiring against him so that he will not remain on the throne of the Bengal. Now सिराज उद दौला थ्रोन पर रहे बंगाल के, ब्रिटिशर्स दे डोंट वांट, वो नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनके जो कॉम्पिटिटर्स है उनके साथ मिलकर सिराज उद दौला के खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश की। देयर वर फ्रिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स विद द ब्रिटिश मर्चेंट्स रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ टैक्सेस, और कंटिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे ब्रिटिश मर्चेंट के साथ कौन से सिमिलर इशू पे कि वो लोग टैक्स पे नहीं करे, दे आर नॉट पेइंग टैक्स। When the British merchants failed to pay taxes which were applicable to both Indian and foreign merchants, तो फाइनली जो ब्रिटिश मर्चेंट्स थे वो फेल हो गए टैक्स पे करने में, मतलब वो टैक्स पे नहीं कर रहे थे जो किन पे एप्लीकेबल हो रहा था? ब्रिटिश और फॉरेन मर्चेंट्स और इंडियन मर्चेंट्स दोनों पे एप्लीकेबल था, ठीक है। The situation come to a boil. Now the situation come to boil यानी पानी सर से ऊपर जा चुका था, क्योंकि सिराज उद दौला बंगाल के नवाब थे और उनके ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए जा रहे थे ब्रिटिश मर्चेंट के द्वारा। So he ordered that British should not fortify their factory, pay the tax as per the rules and trade as per the terms and condition. तो सिराज उद दौला जो नवाब थे उन्होंने क्या ऑर्डर किया? ही ऑर्डर दैट टू ब्रिटिशर्स को ये ऑर्डर किया कि वो अपने जो किला है उसकी किलाबंदी यानी फोर्टिफाई नहीं कर सकते अपने किले को और अपनी फैक्ट्री को, और उन्हें क्या करना होगा? उन्हें टैक्स पे करना होगा, पे द टैक्सेस एज पर द रूल, और जो रूल है उसके हिसाब से उन्हें टैक्स पे करना होगा और उन्हें ट्रेड करना है बंगाल में, तो जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसे फॉलो करना होगा। दिस प्रोवोकेशन वॉज इनफ फॉर सिराज टू ऑप्ट फॉर ए वॉर। ये प्रोवोकेशन ब्रिटिशर्स के लिए इनफ था, मतलब ब्रिटिशर्स को उकसाने के लिए इनफ था, भड़काने के लिए कि वो सिराज उद दौला के साथ वॉर करें। एंड ही सक्सीडेड इन एक्सपेलिंग द ब्रिटिश फ्रॉम द कोलकाता। नाउ फाइनली सिराज उद दौला उनको सक्सेस मिली, वो सक्सेसफुल रहे ब्रिटिशर्स को कहाँ से एक्सपेल यानी कहाँ से निकालने में? कोलकाता से निकालने में, बाहर निकालने में वो सक्सेसफुल रहे, ठीक है। द ब्रिटिश काउंटर अटैक अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन क्या हुआ?
जो ब्रिटिश काउंटर है, ब्रिटिश ने अगेन सिराजुद्दौला के अगेंस्ट क्या किया, अटैक किया, किसकी लीडरशिप में, रॉबर्ट क्लाइव की, ठीक है। क्लाइव, बट नाउ व्हाट हैपेंड, लेट्स सी। क्लाइव ब्राइड मीर जाफर द कमांडर इन द चीफ ऑफ सिराजुद्दौला। नाउ एज वी ऑल नो ब्रिटिश लोग कैसे थे, सो उनका जो जिसकी लीडरशिप में वो लोग अटैक कर रहे थे, रॉबर्ट क्लाइव, उन्होंने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव जो सिराजुद्दौला की आर्मी में चीफ कमांडर थे, उनको क्या किया, ब्राइब किया, यानी उनको घूस दी, ठीक है। विथ अ प्रॉमिस टू कन्फेर द थ्रोन ऑफ बंगाल टू हिम एंड कन्विंस्ड हिम टू ज्वाइन देयर साइड। और उनको इस तरह से ब्राइब किया कि अगर आप हमारा साथ दोगे तो आफ्टर सिराजुद्दौला हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। किसे, चीफ कमांडर, जो किसके चीफ कमांडर थे, सिराजुद्दौला के, ठीक है। उनको इस तरह का ब्राइब किया कि अगर आप हमारी साइड ज्वाइन करते हो तो हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। विथ हीज हेल्प रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड एंड मर्डर्ड सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी। नाउ व्हाट्स हैपेंड, देखो बैटल ऑफ प्लासी में विद द हेल्प ऑफ मीर जाफर, जो सिराजुद्दौला के चीफ कमांडर थे, उनकी मदद की वजह से ब्रिटिशर्स ने, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, सिराजुद्दौला को हरा दिया और उनका मर्डर कर दिया। इसी तरह से सिराजुद्दौला का मर्डर हो गया बैटल ऑफ प्लासी में एंड ब्रिटिशर्स जीत गए। दिस वॉज द फर्स्ट वॉर फॉट बाय द कंपनी। ये सबसे पहला वॉर था जो कंपनी ने इंडिया में लड़ा, ठीक है। विच मार्क द बिगनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसी वॉर ने मार्क किया कि ब्रिटिश रूल की बिगनिंग हो चुकी है इंडिया में। Thus, this war is considered to be the turning point in the history of India। और इसीलिए इस वॉर को टर्निंग पॉइंट माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में। इसी के बाद ब्रिटिश रूल की शुरुआत हमारे इंडिया में हुई। Okay, now next come Battle of Buxar. It's another battle. Okay, let's see in detail. As promised, the East India Company appointed Mir Jafar as the Nawab of Bengal. We have seen that the chief commander of Sirajuddaulah was promised by Britishers that if वो अगर उनका साथ देगा तो क्या होगा, वो उसे बंगाल का नवाब बना देंगे। तो नाउ हियर एज प्रॉमिस्ड, जैसा ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर को प्रॉमिस किया था, उन्होंने क्या किया, दे अपॉइंटेड मीर जाफर एज द नवाब ऑफ बंगाल। अब उन्होंने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। रॉबर्ट क्लाइव ऑल्सो वेंट बैक टू इंग्लैंड। ना फाइनली सब कुछ ठीक हो चुका था तो रॉबर्ट क्लाइव वापिस से इंग्लैंड जा चुके थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम मीर जाफर बिकम हॉस्टाइल टूवर्ड द ब्रिटिश। नाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम पास होता गया, मीर जाफर का भी जो नज़रिया था ब्रिटिशर्स को देखने का, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमेशा से सेल्फिश रहे हैं, तो उनका जो व्यू पॉइंट था ब्रिटिशर्स को देखने का वो चेंज हो गया। The company decided to replace him with his son-in-law मीर कासिम। देन कंपनी को ऐसा लगा कि नाउ मीर जाफर उनको ट्रबल करेगा उनकी ट्रेडिंग में, दैट्स वाई उन्होंने डिसाइड किया दे वांट टू रिप्लेस मीर जाफर को वो उनके सन-इन-लॉ के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं। और फाइनली मीर जाफर को थ्रोन से हटा के उन्होंने उसके सन-इन-लॉ मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। नाउ मीर कासिम वॉज एन एफिशिएंट, डिसिप्लिन एंड क्लेवर रूलर। अब मीर कासिम एक एफिशिएंट, डिसिप्लिन और क्लेवर रूलर थे। द प्रॉब्लम अराउज बिटवीन नवाब एंड कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस विच अल्टीमेटली बॉट बोथ द फोर्सेस फेस टू फेस विथ ईच अदर। नाउ मीर कासिम जैसे ही बंगाल के नवाब बने, देन सडनली क्या हुआ, अगेन दैट प्रॉब्लम जिसकी वजह से पहले बैटल हो रहे थे, सेम प्रॉब्लम अराउज हुई बिटवीन नवाब एंड द कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ। नवाब और कंपनी के बीच में कौन सी प्रॉब्लम को लेके वापस से इश्यूज हुए, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, क्योंकि कंपनी टैक्स पे नहीं कर रही थी। विच अल्टीमेटली, और इसी वजह से इसी इश्यू की वजह से क्या हुआ, कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल फेस टू फेस दोनों फोर्सेस को बैटल में ले आए वापस से। इन 1763 मीर कासिम वॉज डिफीटेड बाय द कंपनी बट ही एस्केप्ड। और 1763 में मीर कासिम को ब्रिटिशर्स ने हरा दिया, कंपनी ने मीर कासिम को डिफीट यानी हरा दिया, बट मीर कासिम वहां से भाग निकले, बट ही एस्केप्ड। देन ही रीऑर्गेनाइज्ड हिज आर्मी अलोंग विद द फोर्सेस ऑफ नवाब ऑफ औध,
शुजाउद्दौला, मुगल एम्परर शाह आलम II। नाउ वो वहाँ से भाग निकले थे तो उन्हें अपनी आर्मी वापस से खड़ी करनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को जवाब देने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, ही रीऑर्गेनाइज, अपनी आर्मी उन्होंने दोबारा खड़ी की विद द फोर्सेज ऑफ, किसकी फोर्सेस की हेल्प लेके, नवाब ऑफ औध, नवाब ऑफ औध की फोर्स का हेल्प लेकर शुजाउद्दौला एंड मुगल एम्परर शाह आलम II, उनकी हेल्प लेके उन्होंने, मीर कासिम ने अपनी आर्मी अगेन बनाई। Their combined forces meet the company forces at the Buxar in 1764. Now उनकी combined force मिलकर जो एक force बनी थी वो कंपनी से कहाँ पर मिली, at Buxar, बुक्सर में मिली 1764 में। The British East India Company won the war. Again what will happen? This war is also won by Britishers. ईस्ट इंडिया कंपनी ये वॉर भी जीत गई। एंड ऑल ऑफ द सडन बंगाल, और जैसे ही ये वॉर ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता, ऑल ऑफ सडन क्या हुआ, बंगाल, अवध एंड मुगल एम्पायर वॉज अंडर देयर कंट्रोल। और जैसे ये बैटल जीता तो ऑल ऑफ सडन बंगाल, अवध, मुगल एम्पायर ये सब किसके कंट्रोल में आ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गए। रॉबर्ट क्लाइव वॉज सेंट टू इंडिया टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। और अगेन जो रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड जा चुके थे उनको वापस से इंग्लैंड से इंडिया भेजा गया जो सिचुएशन चल रही है उस पर कंट्रोल पाने के लिए। दैट्स हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी, अ ट्रेडिंग कंपनी, एमर्ज एज अ पॉलिटिकल पावर। दैट्स हाउ, इसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए इंडिया में आई थी वो किस में इमर्ज हो गई, एज अ पॉलिटिकल पावर, और इंडिया की अलग अलग सब कॉन्टिनेंट पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया। ओके dear student, here we end our chapter. I hope this explanation will be helpful to you. So on the above mentioned explanation, below some exercise is given to you, in that some question answer is given to you and fill in the blanks are given to you. I hope you will able to solve that on the basis of my explanation. Okay, thank you so much. Stay home, stay safe. If you like my explanation, then subscribe my channel. Thank you.